हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम साइंस के टॉप 100 करंट अफेयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, लेकिन इसे दो पार्ट में हम कवर करेंगे। इसका जो पार्ट 1 है, इसमें आज हम केवल 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा तो जल्द ही इसका सेकेंड पार्ट भी अपलोड कर दिया जाएगा। इनमें उन क्वेश्चंस को शामिल किया गया है जो कि एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करें यदि हम हमारा पहला क्वेश्चन, पराबैंगनी किरणों की खोज ये किसने की थी? इसकी खोज रिटर के द्वारा की गई थी। अच्छा, पॉल विलार्ड, इन्होंने किसकी खोज की थी? गामा किरणों की। न्यूटन, इन्होंने किसकी खोज की थी? इन्होंने दृश्य किरणों की खोज की थी। जबकि जो हर्शेल है, इनके द्वारा अवरक्त किरणों की खोज की गई थी। तो एक क्वेश्चन से 4 फैक्ट हम लोगों ने याद कर लिए हैं। फिर अगला है, पारा किस ताप पर जमता है? तो पारा ये -39 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। ध्वनि को दूर स्थान पर ले जाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ध्वनि को दूर स्थान पर ले जाने के लिए मेगाफोन का इस्तेमाल किया जाता है। जबकि जो मैनोमीटर है, ये गैस का दाब ज्ञात करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ओडोमीटर, तो ये पहिए वाली गाड़ी द्वारा चली गई दूरी मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जबकि जो पेरीस्कोप है, ये पानी में डूबे हुए, मतलब कि पानी के पार दृश्य देखने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। एसी मोटर का आविष्कार ये किसने किया था? इसका आविष्कार निकोला टेस्ला के द्वारा किया गया था। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है। अच्छा, लाउड स्पीकर, इसकी खोज किसने की थी? होरेस शॉर्ट ने। माइकल फैराडे ने किसकी खोज की थी? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है डायनमो और ट्रांसफार्मर की। इसके अलावा जो थियोडर मैमन है, इन्होंने किसकी खोज की थी? लेज़र की। तो सभी आप याद रखेंगे। धातु के ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं? तो ये होते हैं क्षारीय प्रकृति के। जबकि यदि पूछा जाए कि अधातु के ऑक्साइड ये किस प्रकृति के होते हैं, तो ये उदासीन और अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो ये दोनों ही आप याद रखेंगे। क्षारीय मतलब कि जिसका जो पीएच मान है ये 7 से अधिक होता है। अम्लीय यानी कि जिसका पीएच मान 7 से कम हो। और उदासीन मतलब कि जिसका पीएच वैल्यू 7 हो, मतलब कि न्यूट्रल हो। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इमली और अंगूर इन दोनों में ही पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। मौलिक अम्ल ये किस में पाया जाता है? यहाँ मैलिक लिखा हुआ है, ये है मौलिक। मौलिक अम्ल ये पाया जाता है सेब में, यानी कि एप्पल में। साइट्रिक एसिड ये किस में पाया जाता है? तो जो संतरा है, नींबू है, जो कि खट्टे होते हैं, इनमें पाया जाता है साइट्रिक एसिड। और एसिटिक एसिड ये किस में पाया जाता है? सिरका में। लाइसोसोम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। जबकि यातायात प्रबंधक, या आप कह सकते हैं कि शरीर में ऊर्जा का परिवहन, ये कौन करता है? ये करता है गोल्जी काय। जबकि कोशिका का ऊर्जागृह यानी कि पावर हाउस ऑफ सेल्स ये कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। और प्रोटीन की फैक्ट्री ये किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं राइबोसोम को। तो यदि देखा जाए तो जो एक कोशिका होती है, इसका ये है केंद्रक मान लीजिए। तो कोशिका के अंदर ही गोल्जी कॉय, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम ये सभी मौजूद होते हैं। सलजम किस रूप के अंतर्गत आता है? तो जो सलजम है ये कुंभी रूप के अंतर्गत आता है। सलजम, चुकंदर ये सब इसी कैटेगरी में आते हैं। जबकि यदि हम बात करें कि शंकु आकार में कौन शामिल है, तो शंकु आकार में शामिल होता है गाजर यानी कि कैरेट। सल्ककंद इसमें शामिल होता है अनियन यानी कि प्याज। प्रकंद इसमें शामिल होता है हल्दी और अदरक यानी कि जिंजर। सीसा निम्न में से किस मानव अंग को प्रभावित करता है? तो ये प्रभावित करता है उदर को। अच्छा, मस्तिष्क यानी कि ब्रेन को कौन प्रभावित करता है? तो CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड। रक्त की धारा को कौन प्रभावित करता है? पारा। और फेफड़ों को कौन प्रभावित करता है? तो एस्बेस्टोस और धूल। अगला क्वेश्चन है, रामसर समझौते को भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षरित किया था? तो भारत ने इस पर साइन किए थे 1982 में, यानी कि 1982 में। हालांकि ये जो रामसर सम्मेलन हुआ था, ये हुआ था 1971 में। ईरान का एक शहर है जिसका नाम है रामसर। आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए ये समझौता किया गया था 1971 में, लेकिन भारत ने इस पर 1982 में हस्ताक्षर किए थे। वेटलैंड्स यानी कि आर्द्रभूमि, और आर्द्रभूमियों के संरक्षण के लिए वर्ल्ड वेटलैंड्स डे यानी कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस भी मनाया जाता है 2 फरवरी को। इस बार ये जो दिवस मनाया गया, इसकी थीम थी वेटलैंड्स एंड वाटर। अगला क्वेश्चन है,
हरित गृह प्रभाव की खोज किसने की थी? ग्रीन हाउस इफेक्ट की खोज पूछा जा रहा है। इसकी खोज की गई थी जोसेफ फोरियर के द्वारा। कब की गई थी? 1824 में। जबकि यदि आपसे पूछा जाए कि ओजोन की खोज किसने की थी, इसकी खोज फ्रेडरिक स्कोनबिन के द्वारा की गई थी। क्रेकिंग गैस ये किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है SO2 को। SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड। और सबसे ज़्यादा इससे कौन प्रभावित है? तो ये मुद्दा चर्चे में रहा है। इससे ताजमहल जो कि आगरा में स्थित है, ये इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित है। संचित ऊर्जा का पिरामिड कैसे बनता है? तो ये हमेशा ही सीधा बनता है, जबकि जैव भार का पिरामिड ये बनता है उल्टा। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है वायु श्वसन। तो देखिए, ऑक्सी या वायवीय श्वसन की क्रिया में जो भोज्य पदार्थ होते हैं, इनका पूरी तरह से ऑक्सीकरण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 और जल का निर्माण होता है और इस क्रिया से अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। फलों के मीठे स्वाद का क्या कारण होता है? तो फलों में जो मीठा स्वाद होता है, इसका कारण होता है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज जिसे शर्करा भी कहा जाता है, और इस प्रकार की शर्करा मुख्य रूप से फलों में ही पाई जाती है और इसी के कारण इसका स्वाद मीठा होता है। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है, तो जो माइकोप्लाज्मा है, ये सबसे छोटा जीव है जो कि स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ होता है। मानव शरीर के भीतरी भागों में रोगों की पहचान कैसे की जाती है? तो मानव शरीर के भीतरी भागों में यदि कोई रोग हो जाता है, जिसे आप आंतरिक रोग कहते हैं, इसकी पहचान एंडोस्कोप के द्वारा की जाती है। अच्छा, कार्डियोग्राफ के द्वारा किसकी पहचान की जाती है? हृदय यानी कि हार्ट की गति की। जबकि जायरोस्कोप, इसके द्वारा किसका पता लगाया जाता है? तो जिससे किसी वस्तु की कोणीय स्थिति ज्ञात की जाती है, जायरोस्कोप के द्वारा। क्रेस्कोस्कोप, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो पौधों में वृद्धि ये मापी जाती है क्रेस्कोग्राफ से। जीवाणु की खोज ये किसने की थी? तो जीवाणु की खोज ये की गई थी ल्यूवेनहॉक के द्वारा। पेसमेकर निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसे ऐसे नोड के नाम से भी जाना जाता है। SA यानी कि सिनोएट्रियल नोड, जो कि हृदय को नियंत्रित करने का कार्य करता है, हृदय की गति को नियंत्रित करने का कार्य। अगला क्वेश्चन है WWF यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, इसका प्रतीक यानी कि सिंबल ये कौन सा जानवर है? तो इसका सिंबल है जॉइंट पांडा। WWF की स्थापना ये हुई थी 1961 में। नीचे 4 फसलों के नाम दिए गए हैं, ऊर्जा फसलों के नाम। इनमें से किस एक की खेती एथेनॉल के लिए की जाती है? तो इसमें से जो मक्का है, इसकी खेती की जाती है एथेनॉल के लिए। जबकि बायोडीजल के लिए किसकी खेती की जाती है? तो ये खेती की जाती है सूरजमुखी की। अच्छा, यहाँ से एक चीज़ है जो कि आप करंट से रिलेट कर सकते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि बायोफ्यूल पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो ये तो है राजस्थान। लेकिन यदि पूछा जाए एथेनॉल पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य, ये है बिहार। दोनों ही करंट से रिलेटेड है, तो इसे आप कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? यानी कि पर्यावरण में सबसे कम प्रदूषण ये कौन उत्पन्न करता है? तो ये है हाइड्रोजन। तो जब हाइड्रोजन हवा में जलती है, तब यह ऑक्सीजन के साथ मिलकर के जल का निर्माण करती है और इस प्रक्रिया से बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। और इसलिए आप लोगों ने देखा भी होगा कि हाइड्रोजन से चलने वाली व्हीकल, इन्हें भी अब बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि वायुमंडल में कम प्रदूषण हो। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में मतलब कि प्रदूषण युक्त वायुमंडल को किसके द्वारा स्वच्छ किया जा सकता है? तो वायुमंडल में जो प्रदूषण विद्यमान है, इसे वर्षा के द्वारा दूर किया जा सकता है। लेकिन जो धूल कण होते हैं, धुआं होते हैं, मतलब कि जिन कणों का व्यास 2 माइक्रोन से कम होता है, ये वर्षा द्वारा वायुमंडल से स्वच्छ नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है, पारसेक ये किसका मात्रक है? ये मात्रक है दूरी का। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं, इसका रीज़न क्या है? तो जल में पृष्ठ तनाव होता है, जिसके कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं। जल में वायु का बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करेगा वह है, मतलब कि जल में जो वायु का बुलबुला होता है, ये किसकी भांति व्यवहार करता है? अवतल लेंस की भांति। गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनपायी है? तो इनमें से जो व्हेल हैं,
ये एक स्तनपायी प्राणी है। घाव को भरने के लिए कौन सा विटामिन सहायक है? तो ये सहायक है विटामिन सी। रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है थॉम्ब्रिन। तो देखिए, रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया ये एक जटिल रासायनिक प्रक्रिया होती है जो कि 3 चरणों में होती है। इसी का अंतिम चरण है थॉम्बिन। और किस विटामिन की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता? विटामिन के की कमी के कारण। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीव जो बीटा कपास के उत्पादन से संबंधित है, ये है, तो ये एक जीवाणु है। जैव विविधता के रस का, सॉरी यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, ये होगा ह्रास, यानी कि इनके नष्ट होने का क्या कारण है? बायोडाइवर्सिटी के ह्रास का कारण, तो ये है अत्यधिक दोहन। ग्रीन इंडेक्स किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये विकसित किया गया है UNEP के द्वारा, जिसे आप संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम या यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। स्थापना हुई थी 1972 में। हेडक्वार्टर स्थित है केन्या, नैरोबी में। भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1985 में। और यदि पूछा जाए कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी, तो ये थी 7वीं पंचवर्षीय योजना। ओजोन छिद्र का कारण क्या है? तो ओजोन छिद्र का कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि AC यानी कि एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर, इनसे निकलती है। निम्नलिखित में से कौन सा मैच नहीं कर रहा है? तो एनीमोमीटर से वायु की चाल मापी जाती है, सही है। अमीटर से विद्युत धारा मापी जाती है, ये भी सही है। पायरोमीटर से उच्च ताप मापा जाता है, ये भी सही है। लेकिन टेक्योमीटर से दाबांतर नहीं मापा जाता। तो टेक्योमीटर ये है क्या? ये एक प्रकार का सर्वेक्षण उपकरण है जिसे क्षैतिज दूरी और दिशाओं के त्वरित मापन के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर क्या होगा? तो इसे समान ऊंचाई से गिराने पर लकड़ी की गेंद जो है ये बाद में गिरेगी। सवाल ये पूछा जा रहा है कि लोहा और लकड़ी, इसकी जो गेंद है ये दोनों ही समान भार की है, लेकिन पहले ज़मीन पर कौन गिरेगी? तो इसे आप समझिएगा कि यदि हवा की उपस्थिति है इस वायुमंडल में, यदि हवा मौजूद है तब ये अलग अलग समय में गिरेंगी। जो भारी है वह पहले गिरेगी, मतलब कि लोहे की बॉल पहले गिरेगी। लेकिन यदि इस वायुमंडल में ऑक्सीजन नहीं है, मतलब कि हवा की अनुपस्थिति है, तो ऐसे में लोहे की बॉल और लकड़ी की बॉल दोनों ही एक ही टाइम में, एक ही समय में गिरेंगी। भारहीनता होती है, मतलब कि भार का एहसास कब नहीं होता? जब गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति होती है, बिल्कुल भी ग्रेविटी तब नहीं होती, तब ये भारहीनता की स्थिति होती है। घरेलू विद्युत तार स्थापन मूलतः ये क्या है? तो ये एक समांतर क्रम संबंधन है। क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग होता है, इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? तो क्रोमेटोग्राफी, इस तकनीक का इस्तेमाल रंगीन रसायनों के मिश्रण को अलग करने के लिए किया जाता है और ये एक रासायनिक प्रक्रिया है। प्राकृतिक रबर बहुलक है, तो ये बहुलक है आइसोप्रेन का। तो देखिए, यह अभिक्रिया मतलब कि जिसमें एक ही प्रकार के एक से अधिक अणु आपस में जुड़ करके अधिक अणु भार वाला बड़ा अणु बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मैच नहीं कर रहा है? तो थायमिन बेरी रोग होता है, इसकी कमी से विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है, और नियासिन की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। लेकिन विटामिन के की कमी से क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं जम पाता है। तो ऑप्शन सी ये गलत हो जाएगा। यहाँ पूछा गया बांझपन, तो बांझपन किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन ई की कमी के कारण। और विटामिन के का रासायनिक नाम ये है नेफ्थोक्विनोन। हमारे शरीर में रक्त का दाब ये वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, क्षय रोग जिसे आप टीबी कहते हैं, इसके परीक्षण हेतु विशिष्ट परीक्षण है, इसे किसे मापा जाता है? तो इसके लिए एक परीक्षण है जिसे आप मेटॉक्स का परीक्षण कहते हैं। दंत विशेषज्ञ का शीशा होता है, मतलब कि जो डेंटिस्ट होते हैं, दांतों के स्पेशलिस्ट, ये किस शीशे का इस्तेमाल करते हैं? तो ये नतोदार शीशा, जिसे आप अवतल दर्पण कह सकते हैं या कॉनकेव मिरर, इस मिरर का इस्तेमाल किया जाता है। ध्वनि का तारकत्व किस पर निर्भर करता है? ये निर्भर करता है आवृत्ति पर, मतलब कि अधिक आवृत्ति वाला ध्वनि का तारकत्व ये अधिक होता है और कम आवृत्ति वाले ध्वनि का तारकत्व ये होता है कम। तो इसलिए जो महिला की ध्वनि है ये कम होती है पुरुषों की अपेक्षा। कारण क्या है? आवृत्ति। जब दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच एक वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाला जो प्रतिबिंब है इसकी संख्या कितनी होगी? ये होगी अनंत। किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल होता है?
तो ब्लड का जो लाल रंग होता है ये होता है हीमोग्लोबिन के कारण। निम्नलिखित में से किसके उपापचयी प्रक्रम से अधिकतम ऊर्जा मिलती है? ये मिलती है वसा से। फिर अंतिम क्वेश्चन है, लंबे समय तक उपवास यानी कि फास्ट रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग में पड़ता है? ये पड़ता है गुर्दे में यानी कि किडनी में। तो ये थे साइंस के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से इसका पहला पार्ट, जिसमें हम लोगों ने 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर कर लिए हैं। यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तो जल्द ही इसका सेकेंड पार्ट अपलोड कर दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।